भाई सबको नमस्ते। आज अपन महाराष्ट्र में बहुत बड़े पहलवान को मिलने आए। इन्हों 2006 में महाराष्ट्र केसरी टाइटल होल्डर और 2010 में रुस्तुम में इन द टाइटल होल्डर और इंटरनेशनल पहलवान भी बन चुके हैं। भैया राम राम जी। राम राम। भैया आपका नाम? मैं अमोल बुचड़े। भैया आपके पिताजी का नाम? पिताजी का नाम प्रभाकर। पहलवान जी, आपकी महाराष्ट्र में जब पहलवानी चालू हुई, आपकी खानदानी पहलवानी थी नहीं तो आप ही चालू, आपके पिताजी आपके ऊपर से पहलवानी चालू करे, कैसा था आपका जर्नी? नहीं, क्या है, महाराष्ट्र में हमारे तकरीबन सारे पहलवानों के घर में पहलवानी होती थी पुराने जमाने से। बहुत कम ऐसे पहलवान हैं कि जिनके घर में पहले पहलवानी नहीं थी और उन्होंने ही शुरू कर रखी है और वो सक्सेस है। मेरे घर में मेरे फादर और मेरे चाचा दोनों ही पहलवान थे और अच्छे पहलवान थे, और उनको देख के मैं भी पहलवानी में आया और मेरा सफर उन्हीं से चालू हुआ। पहलवान जी, जैसे आपकी सफर कौन सी उम्र से चालू हुई? मैं 11-12 साल की उम्र से अखाड़े पे जा रहा था चाचा के साथ और फादर के साथ, तो जब से ही चालू हुआ। पहला अखाड़ा पहलवान जी आपका? पहला अखाड़ा तो मेरा घर का ही है, घर में ही मुझे इन्होंने सिखाना चालू किया। और दूसरा पूना में मैं अग्रवाल तालीम, उस जमाने में 90s में अच्छी एक तालीम पूना में हुआ करती थी। अभी फिलहाल वो मतलब थोड़ी कम जगह में चल रही है, तो अग्रवाल तालीम से मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद फिर स्कूल गेम्स, फिर हमारे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का एक क्रीड़ा प्रबोधिनी करके उस टाइम में स्कीम आया था, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का साई है। तो मेरा सिलेक्शन साई के लिए भी हुआ था और क्रीड़ा प्रबोधिनी के लिए भी हुआ था, तो मैंने उस टाइम क्रीड़ा प्रबोधिनी चूज किया। वहां से फिर मैं शायद 8th में मैं शायद क्रीड़ा प्रबोधिनी में चला गया, 9th में। और उसके बाद फिर वहां से मेरा सफर चालू हुआ। पूना में बालेवाड़ी में 1 साल रहा फिटनेस के लिए, और फिर उसके बाद तकरीबन वहां से मैं कोल्हापुर चला गया 6 साल के लिए। कोल्हापुर 6 साल के बाद? तो कोल्हापुर ही मेरा आपकी उम्र 8 साल में 8th क्लास में आप इसमें सेलेक्ट हुए थे स्टेट के? हाँ, उसमें हाँ, उसके बाद 1 साल प्रैक्टिस हो गया बाद? हाँ। उसमें क्या होता था कि सिस्टम होता था, गेम देने से पहले वो जो बच्चे थे उनका फिटनेस कराया जाता था 1 साल बगैर गेम दिए हुए। फिटनेस 1 साल प्रॉपर करने के बाद मुझे फिर रेसलिंग गेम दिया गया और फिर मैं वहां से कोल्हापुर चला गया। ओके। कोल्हापुर में कौन सा अखाड़ा था पहलवान? कोल्हापुर में क्रीड़ा प्रबोधिनी का एक हॉस्टल था हमारा। वहाँ पे हमारे कोच थे राम सारंग, जो कॉमनवेल्थ के गोल्ड मेडलिस्ट थे, 82 कॉमनवेल्थ के, ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में जो हुई थी। 48 केजी में उनका वहाँ पे गोल्ड मेडल था, इंडिया रिप्रेजेंट किया था उन्होंने। और वही हमारे बाद में फिर उन्होंने एनआईएस करी। फिर बाद में वो कोल्हापुर में मोतीबाग तालीम में वहाँ के ट्रेनिंग लेते थे। फिर हमारा पुणे से शिफ्टिंग जब कोल्हापुर हुआ, हमारे 30-35 बच्चे थे जब सिलेक्शन हुआ था, उन सबका ट्रांसफर जब कोल्हापुर किया गया तो वहाँ पे फिर राम सारंग कोच हमें मिले, मतलब उन्होंने क्रीड़ा प्रबोधिनी उनको अपॉइंट किया। तो वही से 6-7 साल उनके अंडर मैंने ट्रेनिंग करी। पहलवान जी, आपकी जर्नी कितने साल की जर्नी थी पहलवान जी? एक्चुअली मैं 96 में जहाँ से भर्ती हुआ था, तो 96 से लेके मैं प्रॉपर को सबके पास 2003 तक रहा। ओके। उसके बाद फिर 2004-05 में मैं थोड़ा दिल्ली और इधर भी ट्रेनिंग के लिए गया। 5 में मैं फिर रेलवे में ज्वाइन हो गया, और उसके बाद मुंबई, और फिर बीच में कभी दिल्ली, कभी पंजाब और कभी पुणे में। ऐसा करके मेरा पूरा सफर 2006 तक, मतलब 97-98 से मैंने जो स्टार्ट किया था, तो 2006 में मैं महाराष्ट्र केसरी बना। बिटवीन द जर्नी में सब जूनियर का एक बार गोल्ड मेडलिस्ट, एक बार सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। जूनियर का एक बार सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। सीनियर में मेरे 2 सिल्वर है, 1 ब्रॉन्ज है। वजन कौन सा था पहलवान जी आपका? मेरा 90 में जब जूनियर में था, जब सब जूनियर में था, जब मेरा 74 केजी था। जूनियर में मैं 84 केजी में था, और सीनियर तक तो मैं 96 केजी का था। लेकिन मैं जब सीनियर में इंटर कर रहा था, जब ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में भी 96 में खेला। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में भी मेरा 1 सिल्वर 1 गोल्ड है।
और उसके बाद सीनियर नेशनल ग्रीको रोमन में लड़ता था, हम्म ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी फ्री स्टाइल लड़ता था, हम्म और उसके बाद भी मिट्टी के कई दंगल लड़ता था, मिट्टी के कंपटीशन लड़ता था। तो उस जमाने में जो जो अच्छे कंपटीशन थे वो तो सभी खेले, और जो भी अच्छे नेशनल्स थे वो सभी नेशनल्स में मेडल है। सब जूनियर में एक बार एशिया चैंपियनशिप में फिफ्थ हूँ, सीनियर में एक बार स्विस ग्रैंड प्री खेला हूँ स्विट्जरलैंड में, और बाकी ईरान में खेला था। तो 2 बार इंटरनेशनल हूँ, और कई बार नेशनल मेडलिस्ट है यूनिवर्सिटी के भी और सीनियर नेशनल के भी। पहलवान जी, जबकि आपके करियर में महाराष्ट्र केसरी टाइटल, जो बहुत बड़ी टाइटल है पूरे इंडिया में, आप 2006 के टाइटल होल्डर है, आप वो तैयारी कैसा करे, वो जर्नी कैसा था, किनका इंटरेस्ट था असल वो लेने का? नहीं नहीं, वो क्या होता था वो जमाना, मतलब आज से अब मुझे लगता है 2006 ना 5 6 20 साल पहले, 20 साल पहले की पहलवानी। एक उस जमाने में क्या होता था कि आज से 20 साल पहले मिट्टी टू मैट ऐसा कन्वर्जन हो रहा था, और कई पहलवान मिट्टी में ही इंटरेस्ट दिखाते थे, मैट पे उनको कुछ आता नहीं था। और उस जमाने में क्या हुआ कि प्रबोधिनी जो थी स्टेट गवर्नमेंट की, जो नर्सरी आप बोल सकते हैं उसको, या साइज ऐसा स्कीम बोल सकते हैं, तो वो ओनली फॉर मैट के लिए बनाया था। उधर हमारे हॉस्टल में मिट्टी का अखाड़ा ही नहीं था, खाली मैट, बस मैट ही मैट। उससे क्या हुआ कि हम कॉम्पिटिटिव बन गए, हम दंगली बहुत कम बन गए और कॉम्पिटिटिव ज्यादा बन गए। वो फायदा ऐसा रहा कि हम कंपटीशन में जीत ही जाते। एक बार तो दंगल में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, लेकिन कंपटीशन में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते। और कंपटीशन फिर बाद में खेलते 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 मिट्टी में भी की कुश्ती भी अच्छी आने लगी मुझे फिर। वो तो क्या एक बेस अच्छा हो गया तो मिट्टी, मैट, फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन सभी खेलते थे, और सभी अच्छी तरीके से खेलते थे। उस जमाने में जब महाराष्ट्र केसरी बने तो कई पहलवान इंटरनेशनल थे, हेवी वेट के भी महाराष्ट्र में। वो एक सरी के 5 6 हम ऐसे लोग थे कि कोई बता नहीं सकता था कि महाराष्ट्र केसरी कौन बनेगा वो साल। हाँ वो साल, वो क्या वो 5 6 साल ऐसे ही थे कि एक सरी के सारे 5 टफ टफ पहलवान थे। तो उसमें मिट्टी वाले भी अच्छे थे और मैट वाले भी अच्छे थे, और मिट्टी वाले मैट सीखते थे। ऐसा नहीं था कि महाराष्ट्र केसरी का फाइनल मैच है वो मैट पे होता था। ये तो शायद 90 के बाद चालू होगा, 90 से पहले तो वो मिट्टी पे ही होता था, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा ऐसा होता था। जब ये रिवॉल्यूशन हो गया मैट होना चाहिए करके, जब ये स्टेट गवर्नमेंट में डिसीजन दिया कि ये मैट पे किया जाए, इससे अपने को आगे चल के इंटरनेशनल लेवल पे यूज होगा, हाँ अच्छा बढ़ोतरी मिलेगी पहलवानों को, उनको यूज टू हो जाएगा मैट, मिट्टी से मैट। तो इसकी वजह से फिर मैट वाले पहलवान भी नए नए मिट्टी वाले पहलवान भी नया नया मतलब मैट का ट्रेनिंग करते थे, चालू कर लिए थे। जैसे मैं ट्रेनिंग जहाँ पे कोल्हापुर में करता था, तो वहां पे कोल्हापुर के सारे अखाड़ों के बड़े पहलवान हमारे पास मैट की ट्रेनिंग के लिए आते थे। तो वो भी मुझे फायदा अच्छा हुआ। और महाराष्ट्र केसरी का जो फाइनल बाउट था, तो मेरा जो अपोनेंट था सातारा का आबासुल, वो मिट्टी का बादशाह था, और मैं मैट पे अच्छे लेवल पे खेलता था। तो उस टाइम वो मिट्टी में अच्छी लड़त महाराष्ट्र में सबको देता था, और सबको गिराया भी था, शायद 1 2 पहलवान उससे काटा लड़ते थे, होती नहीं थी कुश्ती। लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था, और शायद उसको भी कॉन्फिडेंस होगा कि ये मिट्टी मैट का अच्छा है, क्योंकि मेरा बेसिक मैट पे बहुत अच्छा था। मेरी पूरी ट्रेनिंग मैट के तरीके से हुई थी, मिट्टी की हुई नहीं थी। तो उस जमाने में मैं जैसे फॉर्म था जिस साल मेरा, तो मैं 2005 में मैं फाइनल में आके हार गया था। हाँ 2005 में हाँ, इंदापुर में। तो फिर 6 में सबको लगता था कि ये थोड़ा सा गलती होने के बावजूद, वो क्लींच आई थी जब, तो फाइनल में मैट की फाइनल में क्लींच में मैं लास्ट मोमेंट पे हार गया था। लेकिन सबको पता चल गया था कि ये अगर इतना बढ़िया खेल रहा है अभी फॉर्म में, तो अगले साल यही होगा। उस तरीके से मैंने 1 साल में अच्छी तैयारी करी। तैयारी क्या, वो जो करता था वही कर पाया। और हो क्या गया कि जब सबको लगा कि ये मैट का अच्छा, तो ये होएगा तो ये हो ही गया, तो उस तारीख में मैं हो भी गया महाराष्ट्र के। पहलवान जी, जैसा आपकी तैयारी थी, खुराक कैसा रहता था आपका? खुराक नॉर्मली कैसा था कि खुराक के बारे में मेरा
ज्यादा उस टाइम में नहीं था, हॉस्टल में था तो जो मेस में जो मिलता था वही करता था, और ऊपर से थोड़ा सा घी ज्यादा खाता था मैं उस टाइम पे। लेकिन मेरी ट्रेनिंग ऐसी थी कि वो मैं कभी मोटा नहीं हो पाया। हम्म। मोटापा बाकी मिट्टी के पहलवान जैसे मोटे रहते हैं 110 120, मेरा वेट महाराष्ट्र केसरी के टाइम में 92 93 था, लेकिन कपड़े पहनने के बाद मेरा वेट 70 72 ऐसा लगता था। अच्छा। हाँ, मतलब एकदम पतला सा था। डाइट के बारे में तो ज्यादा डाइट नहीं खा पाया मैं उस टाइम, क्योंकि जो मेरी स्टाइल थी लड़ने की वो ऐसी थी कि मेरा फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड अच्छा रहना चाहिए था, इसलिए वो वेट बड़ा बड़ा था। मैं बड़ा था भी नहीं था, जो नेचुरली बढ़ता था साल में 1 2 किलो 1 2 किलो, तो उस हिसाब से ही चला गया। और लेकिन मैंने कंपटीशन खेलते समय कभी वेट कम नहीं किया। हम्म। मतलब जैसे मेरा वेट होगा 70 kg, मेरा वेट रहता था 76 kg बहुत टाइम से। नीचे का वेट था 74 और ऊपर का वेट था 84। तो मैं 2 किलो कम करके भी खेल सकता था, तो मैं वो 2 किलो भी कम नहीं करता था। मैं 76 होने के बावजूद भी 84 में लड़ता था और वहां पे मेडल देता था। तो ये थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग रखने से प्लस पॉइंट हो प्लस पॉइंट होता है। पहलवान जी, जब आप महाराष्ट्र केसरी बने वो टाइम पे इनाम क्या था, आपको क्या मिला था वो टाइम पे? वो टाइम पे अभी याद तो नहीं, लेकिन गुर्ज मिला था शायद। चांदी का? हाँ, मुझे लगता है शरद पवार साहब के 67th बर्थडे पे हुआ था वो। अच्छा। तो शायद 67,000 दिए थे मुझे। और ये तो बस बोलने के लिए, लेकिन मान सम्मान इतना दिया उस चीज ने कि उसको तोल नहीं सकते। हम्म। वो अभी भी चल रहा है। जहाँ जाता हूँ, बारामती में हुआ मैं, तो पुणे जिले में हुआ, तो जहाँ भी जाता हूँ, जिस गांव में भी जाता हूँ, तो सभी मुझे ये बोलते ही बोलते, पहलवान जी आपकी कुश्ती हमने बारामती में आके देखी थी, ऐसा आए थे वैसा है। मतलब 20 साल की बाद भी लोगों को वो चीज बहुत ज्यादा पसंद है कि आपकी सारी कुश्तियां हमने देखी थी। पहलवान जी, ये तो महाराष्ट्र लेवल का लॉयन तो बन गए थे, महाराष्ट्र लॉयन बन गए थे। अब रुस्तुम हिंद की बारी थी। 2006 से 2010 का 4 साल का गैप था। रुस्तुम हिंद का तैयारी कैसा चालू करे? तैयारी मेरा चालू ही था। बीच में केसरी के बाद मैं थोड़ा इंजरी में चला गया था, नी की, लेकिन वो कवर करते करते फिर 2009 आ गया। 2009 में फिर मैं 2-3 साल के गैप के बाद फिर खेला। 2009 में फिर मेरा सीनियर नेशनल में भी मेडल आया था, जो रांची में हुई थी, ब्रॉन्ज मेडल आया था। फिर मैं तैयारी तो उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल का महाराष्ट्र केसरी था, लेकिन उस टाइम थोड़ा वेट बढ़ा था, 92 से लेके 100 तक आया था वेट। थोड़ा सा हेवी हो गया था, लेकिन वो कुश्ती से थोड़ा सा नेशनल का परफॉर्मेंस भी डाउन हो गया था। लेकिन पकड़ने के बाद मैं औरंगाबाद में भी एक बार हिंद केसरी लड़ा था। वहां पे भी मैं सेमीफाइनल तक आया था और ब्रॉन्ज मेडल हिंद केसरी में हुआ था मेरा। जब मैंने फिर सोच लिया कि मैं अभी भी, मतलब 3 साल का गैप लेके भी मैं अभी भी ब्रॉन्ज मेडल या फाइनल तक पहुंच रहा हूँ, तो थोड़ा और करने से हो जाएगा। तो फिलहाल मैं पंजाब गया था, हमारे परमवीर परमिंदर भाई के अखाड़े में, धूमछड़ी। तो वहां पे मैंने मिट्टी का ट्रेनिंग देखा। तो मैट का तो लाइफ टाइम में करता था, मिट्टी का थोड़ा ज्यादा अच्छा तरीके से वहां से सीखा मैं। फिर उसके बाद 2000 औरंगाबाद के बाद 2-3 महीने में शायद औरंगाबाद का, तो 2010 अक्टूबर में औरंगाबाद हुआ था हिंद केसरी। तो उसी के 2 महीने बाद पंजाब में था रुस्तुम में। तो तैयारी तो वही थी, लेकिन समझ में एक बात आई थी कि अभी थोड़ा पकड़ेंगे तो मिल जाएगा। तो उधर पंजाब में फिर रुस्तुम हो गया। 3-4 कुश्ती हुई वहां पे मेरी। कमलजीत थे उस टाइम पे, पंजाब केसरी थे और भारत केसरी भी थे, तो वो फाइनल में थे। तो फिर हमारी कुश्ती भी पॉइंटों पे ही हुई और जब मैं रुस्तुम वहां पे बना। पहलवान जी, ये पूरा अपने इंडिया तक था, मट्टी की कुश्ती थी। अब मैट की कुश्ती में अब इंटरनेशनल लेवल तक गए बोल के बोले, वो जर्नी कैसा था आपका? नहीं, वो जब सब जूनियर में था तो वो पूरा प्रॉपर कोच साहब के अंडर ही थे। जब पूरा ट्रेनिंग अच्छा चलता था, और जैसे मैं, मतलब उस टाइम पे
शायद सब जूनियर का इंटरनेशनल होने के बाद शायद फेडरेशन में कुछ तो हालात गड़बड़ हुई थी। ओके। और उसके 2 साल बाद कुछ कईयों का टूर ही नहीं लगा था। मतलब अब जैसे फेडरेशन में चल रहा है ना, उस टाइम वैसे चल रहा था। शायद 5-6 के दरमियान फेडरेशन नहीं थी। एक जब जज चीफ जस्टिस को बिठाया था, और जब जब मेरा टॉप का मौसम था खेलने का, तो जब फेडरेशन में उथल पुथल हो रही थी, तो वो भी एक हिस्सा है कि जिससे मैं ज्यादा नहीं इंटरनेशनल खेल पाया। और फिर महाराष्ट्र मतलब वजन भी बढ़ गया, तो महाराष्ट्र में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन थे, तो वो भी लड़ता था। दंगल बहुत कम लड़े, लेकिन जो भी लड़े अच्छे लड़े। मिट्टी के पहलवानों को मतलब जो खासम खास मिट्टी के थे उनको भी हराया था मिट्टी में ही। तो फिर उसके बाद सीनियर में महाराष्ट्र केसरी होने के बाद भी फिर अच्छा परफॉर्मेंस आई थी एक बार। नेशनल गेम्स में भी मेडल था, सीनियर नेशनल में भी मेडल था। लेकिन जो प्रॉपर गाइडेंस होनी थी, क्या हुआ कि 2004-05 में जब मैं रेलवे ज्वाइन करी, तो फिर बाहर घूमना ट्रेनिंग थोड़ा कम हो गया। रेलवे ज्वाइन करने के बाद जो कोल्हापुर में शेड्यूल चलता था वो नहीं चल पाया, और फिर ज्यादा घूमना हो गया। ट्रेनिंग टाइम पे नहीं हो रही थी, जॉब लग गई थी। तो फिर मुझे आज लगता है कि उस हिसाब से थोड़ा सा उस टाइम में मैं कम हो गया। लेकिन जितना मिलना था उतना मिल गया, लेकिन इससे ज्यादा भी मिलता, मुझे ऐसा आज लग रहा है कि उस टाइम में थोड़ा और सही तरीके से करते या सही तरीके से करवाने वाले होते। ओके। हाँ, तो इससे अच्छी परफॉर्मेंस उस जमाने में मिलती है हमें। पहलवान जी, ये आपका जर्नी था, ये घर वाले कैसा सपोर्ट करते थे आपके? जैसा अपने मम्मी हैं, पिताजी है। एक्चुअली क्या है कि घर वालों का फोन पे ही बात होती थी और पैसे ही भेजते थे बस। क्योंकि घर वालों की भी उस जमाने में बहुत ज्यादा वो नहीं थी कि वो मुझे अच्छी तरीके से ध्यान दे पाए। लेकिन सपोर्ट बिल्कुल था। वो बातें होती थी कैसा करना है, क्या करना है। लेकिन असल में मैं कोल्हापुर में रहता था, कभी दिल्ली रहता था, कभी पंजाब रहता था, और मेरे दोस्तों के साथ ही रहता था। तो वो वैसा ही जो देख रहा हूँ वो सीख रहा हूँ, वो चल रहा हूँ, जो अच्छा है वो सीख लिया और निकल गए, ऐसा था। तो उस जमाने में एक अभी मैं कोचिंग करवा रहा हूँ ना, तो एक बात समझ में आ रही है कि अच्छा स्टूडेंट मिलने के लिए भी लक चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम तो अच्छे थे ही, लेकिन हमें मतलब राम सारंग कोच तो अच्छे ही थे, लेकिन उनको छोड़ जाने के बाद भी हम इंटरनेशनल लेवल पे करते तो अच्छी परफॉर्मेंस आ जाती, जब रेलवे ज्वाइन करने के बाद भी। पहलवान जी, अब जैसा महाराष्ट्र में पहलवानी करे, अपने महाराष्ट्र को से हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, ये वहां भी जाके पहलवानी करे से क्या पहलवान आपके पहलवानी के पीरियड में जाके करे क्या बाहर भी करे? हाँ, ट्रेनिंग के लिए किया, लेकिन जैसे कैसे कि जैसे दिल्ली में रहते थे तो वो बस सीनियर नेशनल के पहले तैयारी के लिए जाते थे, और उसी का फायदा फिर महाराष्ट्र केसरी में होता था। फिर महाराष्ट्र केसरी बनने के बाद फिर हिंद केसरी के लिए भी वैसा ही ट्राई किया मैंने। फिर पंजाब जाके रहा, दिल्ली जाके रहा। लेकिन अच्छा है, हमसे मतलब जैसे आप हैदराबाद से महाराष्ट्र आ गए, जैसे महाराष्ट्र से हरियाणा आ गए, ऐसा सिस्टम है वो। तो चलो ठीक है कि महाराष्ट्र का कोई उधर जाके रहता है तो अच्छा परफॉर्मेंस आता है, लेकिन और महाराष्ट्र वालों ने और करना चाहिए। आपकी रेस में हरियाणा, दिल्ली वाले है, तो वर्जिश और ट्रेनिंग तो उनसे ज्यादा जब भी करेंगे जब भी हो जाएगा, लेकिन आजकल नहीं हो रहा है उतना। तो पहलवान जी, आपका पूरा जर्नी 8th क्लास से जो ज्वाइन करके उसके बाद पहलवान महाराष्ट्र केसरी, उसके रुस्तुम में हिंद, फिर हिंदी केसरी लड़े, इंटरनेशनल भी बने, ये पूरा एक स्टोरी था। अब आपका खुद का एक अखाड़ा खोले आप, जैसा अमूल बुचड़े के नाम से रेसलिंग एकेडमी, इसका जर्नी कैसा था? असल ये खोलने का रीजन क्या था? असल में क्या कि जिंदगी के मुझे लगता है 12-13 साल तो मैंने जब दिए रेसलिंग के लिए, जब मुझे ऐसा लगा कि रेसलिंग में अपने को जितना ज्ञान है उतना हम दे सकते हैं तो देना चाहिए। क्योंकि मैंने डिफरेंट जगह पे गया, डिफरेंट पहलवानी देखी, तो मुझे लगता था कि मैं बच्चों को बताता हूँ तो उनको अच्छा लगता है। जैसे मैं मामा साहब मॉल में था पुणे में, जब
लास्ट के 5-6 साल। तो मैं वहाँ पे सीनियर था, तो मैं कभी कभार बच्चों की ट्रेनिंग लेता था। तो फिर बच्चे मुझे आके बोलते थे कि पहलवान जी आप ट्रेनिंग लो, वो हमारी थोड़ा समझ में आता है चीज़ आप जो बताते हो। तो फिर क्या पता, फिर मैं शादी होने के बाद, घर आने के बाद ऐसा लगा कि हमें वो काम करना चाहिए, सिखाना। सिखाना काम हमें करना चाहिए जो बच्चों को अच्छा लगता है, और मुझे भी अच्छा लगा, फिर मुझे भी अच्छे लगने लगा वो। वैसा तो मैं मतलब शांति से रहने वाला आदमी हूँ, कहीं ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं रहने वाला हूँ मैं। मैं थोड़ा अकेले में अच्छा टाइम बिताता हूँ। पढ़ाई और थोड़ा सा रीडिंग राइटिंग, थोड़ा सा मेरा उस पे ज्यादा फोकस करना मुझे अच्छा लगता था शुरू से ही। तो वैसा ही मैं फिर ट्रेनिंग देने के लिए मैं तो सोचा, फिर हमारे इधर गांव में है नहीं कहीं बड़ा अखाड़ा, तो इधर ही खोल लूँ और अपना काम स्टार्ट कर लूँ। तो उस हिसाब से मैंने स्टार्ट करा। टारगेट भी रखा था कि इंटरनेशनल बच्चे यहाँ से निकले। होता क्या है महाराष्ट्र में और सभी जगह, क्योंकि पहलवानी मिट्टी से शुरू होती है हर एक की, और उसको लाइन ही नहीं मिलता मैट का, फिर वो मिट्टी में ही रह जाता है। हम्म। जैसा मेरा हुआ कि मुझे मैट ही मिल गया, मिट्टी मिली नहीं, ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है, इसलिए वो मिट्टी के ही रह जाते हैं। मैंने सोचा इधर मिट्टी भी रखेंगे मैट भी रखेंगे, लेकिन टारगेट कंपटीशन रखेंगे, कॉम्पिटिटिव रखेंगे। तो इस हिसाब से मेरे अभी पहले ही 5 साल में मेरे 30-40 नेशनल मेडल आ गए थे, सब जूनियर में जूनियर में, जो कि उस टाइम का अच्छा परफॉर्मेंस था। बाद में अभी ये 2-3 साल कोरोना के बाद थोड़ा सा डाउन हो गया था, सभी अखाड़े डाउन हो गए थे, और मैंने कभी दूसरे के अखाड़े के बड़े बच्चे नहीं लिए, मैंने छोटे ही बच्चे लिए जो यहाँ से मेरे पास शुरुआत कर रखी है। वो सारे बच्चे अभी नेशनल मेडलिस्ट है, इंटरनेशनल मेडलिस्ट है। तो मेरा जो पर्पस था वो तो हो गया, पूरा पूरा हो रहा है। लेकिन मुझे अभी भी क्या हो रहा है कि सीनियर का टारगेट जो है वो नहीं मैं संभल पूरी पा रहा नहीं हूँ। हो रही। क्योंकि मैंने देखा कि अभी अखाड़ा जैसे चला रहा हूँ ना, तो एक एक टाइम के बाद बच्चे सुनना बंद कर देते। जैसे बड़े होते हैं ना, अपन पुराने जमाने के आदमी बोलते कि इनको पर आ गए, तो वो पर आते हैं बच्चों में, जैसे ही सीनियर होते हैं। तो पर आते हैं तो ठीक है, लेकिन वो अच्छी दिशा में जाए। लेकिन बहुत सारे को क्या होता है कि जमाना ऐसा हो गया कि तुरंत चाहिए, इंस्टेंट चाहिए। इंस्टेंट चाहिए, ये क्या कर रहा है। तो पहलवानी ऐसी नहीं है, ये समझता है उनको पहलवानी छोड़ने के बाद। जिंदगी के 7-8 साल ऐसे दो कि मतलब करते रहो आप। पीछे नहीं देखना पलट के। तो इनको 2 साल में जब चाहिए था, 3 साल में, जब मैंने पहले ही 4 साल में इंटरनेशनल मेडल दे दिया इन बच्चों को जो मेरे पास में आए थे, तो फिर अभी वो बच्चे इंजर्ड हो गए, ये हो गया, तो मुरझा जाते हैं फिर मन से। वो वैसा नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स ने भी हिम्मत रखनी चाहिए, बच्चों के साथ रहना चाहिए। और रही बात मेडल्स की, तो करना ही करना है, उससे ही मेडल आ जाएगा। वो थोड़ी मुरझा जाने से या मूड ऑफ होने से वो मेडल नहीं आएगा। तो ये तो चलता रहेगा, लेकिन पेशेंस कम है पेरेंट्स के पास और रेसलर्स के पास भी। तो पेशेंस नहीं है तो कुछ नहीं होगा। सब जूनियर जूनियर का तो मेरा है टारगेट, पूरा भी किया मैंने अभी, लेकिन सीनियर का टारगेट अभी बाकी है, तो उस हिसाब से चल रहे। पहलवान जी, आपके इतनी अच्छी पहलवानी की करियर में कभी तो भी अपने आप को अकेलापन महसूस करे क्या पहलवान जी? नहीं, मुझे अकेला रहना पसंद था पहले से, लेकिन दोस्त होते हैं ना, तो कभी नहीं अकेलापन महसूस किया। और जिसको अकेला रहना अच्छा लगता है उसको क्या अकेला महसूस होगा। पहलवान जी, आप ये अखाड़ा खोले, जैसा ये पूरा आपका टारगेट है, जैसा अपने बच्चे दूसरे अखाड़े को चले आते, दूसरे की बातों में आते, जब अपने आप को कैसा आप मोटिवेट करते हैं? नहीं, वो तो एक फर्स्ट टाइम हुआ अपने साथ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये सब तो होने वाला ही है, तो उसके लिए रेडी हो गए दोबारा में, बस। बस। पहलवान जी, आप जैसा हम हैदराबाद से आए सोए, आप आपके करियर में कई हैदराबाद के पहलवानों को देखे सोए। हमारे पहलवानी में जैसा हैदराबाद की पहलवान, जैसा आप बोले महाराष्ट्र के, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब,
उनके मुकाबले महाराष्ट्र का पहलवानी जरा कम है। तो हमारे हैदराबाद की पहलवानी जैसा तेलंगाना की पहलवानी में क्या डिफरेंस आ रहा पहलवानी, क्यों, और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं हम? क्या है, आपके यहाँ के आदमी बहुत प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन आपके हैदराबाद वालों में क्या है, थोड़ा कट्टरपन कम है, जैसे लगे रहना है। तो वो जैसे महाराष्ट्र में अच्छा कट्टरता है कि लगे रहेंगे, एक बार करना है तो करना ही है। नॉर्थ साइड में तो वो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन हैदराबाद वालों में ना वो कट्टरपना बहुत कम है, बहुत छोटा सा एम रखते हैं महाराष्ट्र वाले भी या हैदराबाद वाले भी। ये गुरुज के चक्कर में ना एम बहुत छोटे हो गए। गुरुज जो मिलते हैं ना, केसरी वेसरी, तो इस चक्कर में सब भूल जा रहे हैं कि क्या करना है। मतलब मैं सोचता हूँ कि गुर्ज, चलो अपना ट्रेडिशन है, उसको बहुत अच्छे से संभालना चाहिए, लेकिन उस पे हम रुक रहे हैं ना, ये नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र में भी देखो, सीनियर बच्चों के सारों के टारगेट क्या है, गुर्ज वाला, टाइटल वाला, केसरी वाला। दैट इज नॉट गुड। तो वो आना चाहिए, जो इंटरनेशनल के लिए जाना चाहिए, वो सपने आने चाहिए। एम बड़ी बनाना चाहिए, एम बड़ी बनानी चाहिए, और उसके साथ साथ उनको सपोर्ट भी करना चाहिए। अब एक्चुअली महाराष्ट्र में हो क्या रहा है, एम बड़े रख रहे हैं लोग, रेसलर्स, उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रही। अब महाराष्ट्र के कई ज्यादा पॉलिटिशियन हो, बिजनेस वुमन हो, मुझे पूछते हैं कि पहलवान जी क्या डिफरेंस है नॉर्थ में और अपने वेस्टर्न में। तो मैं कई बार उनको बता दिया कि जो सोच है हरियाणा की, वो सोच हम में नहीं है, हमारे पेरेंट्स में नहीं है, और जो दिखावा है वो बहुत ज्यादा करने की आदत लगी है महाराष्ट्र को और हैदराबाद को, गुर्ज वाला दिखावा। तो एक तो जो बच्चे कैपेसिटी लायक है उनके पीछे रहो। आपको पता है हरियाणा में एक आदमी के पीछे कितने आदमी रहते हैं? नहीं, हम 10 आदमी रहेंगे घर के, और पूरा काम छोड़ के उसके पीछे लेंगे। उसका मेहनत करवा के लेना, उसके जोर करवा के लेना, उसका टेक्निक प्रैक्टिस करवा के लेना, उसके रस्से करवा लेना, ये सब आदमी, घर के आदमी उसके ऊपर ड्यूटी लगाते हैं। प्लस उसको पूरा डाइट इतना खिलवाएंगे कि जो बच्चा बिल्कुल भी, जिसके मूवमेंट नहीं है, और जो बच्चा बिल्कुल भी, हमारे इसमें बोलते हैं कि गधा है, वैसे बच्चे को भी वो 3 से 4 साल में इंडिया का टॉप पहलवान बनाते। 24 घंटे में 1 मिनट भी उसका साथ नहीं छोड़ते। तो इतने ज्यादा डेडिकेशन देते हैं वो घर वाले। तो हमारे घर वाले उतना डेडिकेशन नहीं दे रहे। बच्चे को सुलवाना, उठाना, खाना खिलाना, मेहनत करवाना, ये सभी अंडर ऑब्जर्वेशन चलता है। ना ही बच्चा 1 मिनट इधर जाएगा ना उधर जाएगा, इनको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, और ये भी उसको छोड़ेंगे नहीं। आज के जमाने में जो हम क्या बोल सकते हैं कि रेसलर को अपने ध्येय से हटाने के लिए बहुत सारी चीजें। हाँ जी। तो पेरेंट्स वही करते कि उसका ध्यान ना हटे मोबाइल से, उसका ध्यान देखने के बाद अगर वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो उसको मोबाइल नहीं देंगे वो, और जो भी दिखाना है वो खुद आप सामने बिठा के दिखाएंगे कि बेटा यही देख। तो इतना माइक्रो प्लानिंग रहता है नॉर्थ वालों का अपने रेसलर पे। तो इतना माइक्रो प्लानिंग हमारे पेरेंट्स कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो उसको देख ही नहीं रहे। मैंने अपने अखाड़े का हर साल 1-1.5 महीना या 2 महीने अच्छे बच्चों का कैंप मैं खुद नॉर्थ साइड में जाके लेता हूँ, और बच्चों के साथ मैं खुद पेरेंट्स को भी भेजता हूँ कि देखो आप, हम जहाँ पे पीछे है ना वो कहाँ पे है। वो बच्चे को इतनी सी भी तकलीफ नहीं होने देते, नहीं उसको सब्जी बनाने देते, उसको उसका नहाना धोना भी करेंगे, उसका मसाज भी करेंगे। इतना सपोर्ट होने के बाद कोई भी आदमी पहलवान बनेगा, इतना वो कर देते हैं उसके पीछे। तो वो ना ही हैदराबाद के पेरेंट्स को पता है और ना ही महाराष्ट्र के पेरेंट्स को पता है। तो मैं बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी भेज रहा हूँ कि आप जाके देखो
कि एक बच्चे के पीछे घर वाले कैसे, अपने आप को सौंपते हैं। हाँ। और मैंने कई पेरेंट्स को इधर भी देखा कि मैं अमोल एकला आदमी कुछ नहीं कर सकता, मैं ट्रेनिंग ले सकता हूँ, लेकिन उसका खाना पीना सोना रेस्ट, उसका प्रॉपर मसाज, उसका फिजियो, उसका मेंटल हेल्थ, उसका फिजिकल हेल्थ, ये सब आपको देखना है। अकेला अमोल कुछ नहीं कर सकता। अकेला अमोल मैट पे 3 घंटे उसके पीछे रह सकता है, उसको गाइड कर सकता है, लेकिन 24 घंटे में अगर तीन तीन घंटे में उसको दे रहा हूं ना, तो आपने 21 घंटे उसको देने हैं। 21 आवर्स। 21 आवर्स। अगर आप 21 आवर्स उसको दे रहे हैं, सुबह 3 घंटे, शाम 3 घंटे, हम ट्रेनिंग करवाए 6 घंटे छोड़, तो आपको 18 घंटे उसको देने हैं। उसके नींद में भी उसका क्या हार्ट बीट है, वो खाने के बाद वो उसकी वो बाथरूम कैसी है, उसकी यूरिन कैसी है, यहाँ तक भी पेरेंट्स ध्यान देते हैं हरियाणा में। हाँ। तो ये चीज आपने यहाँ पे आते आते खत्म हो जाएगी, बीच में ज्यादा से ज्यादा एमपी तक रुक जाएगी। तो ये चीज हमारे पेरेंट्स अभी भी नहीं समझ रहे। तो हमारे अगर देश में ही हमें, मतलब जैसे हैदराबाद को आगे निकलना है, महाराष्ट्र को आगे निकलना है, तो हमें बाहर थोड़ी कंपटीशन है। हमें हरियाणा, दिल्ली, यूपी को हरा के ही बाहर से मेडल आ सकते हैं। सही है। पहला टारगेट तो अपने देश में ही है, बाद में सोच लेंगे। लेकिन अभी देखो ना, अभी 2008 से अपने को सुशील कुमार ने मेडल लाने के बाद हर एक ओलंपिक में मेडल है, और हरियाणा का मेडल है। हाँ जी। ये बात आपने गौर करी होगी कि क्यों ऐसा हो रहा है। एक मेडल आने के बाद, जैसे हम तीनों चारों बैठे, तीनों चारों में एक का मेडल आ गया, तो मैं भी सोचूंगा सब मेरा भी अगले साल मेडल आना चाहिए। तो वो पकड़ता हूं मैं, जो तुम कर रहे हो उससे 2 गुना ज्यादा मैं कर रहा हूँ। वो चालू कर लेते। हो गया ना उधर। 2008 देखो, 2012 देखो योगेश्वर, 2016 देखो साक्षी मलिक, 2020 आ गया, 2024 हर एक ओलंपिक्स में हरियाणा के मेडल्स हैं रेसलिंग में। तो ये क्यों हो रहा है, इसका थोड़ा सा स्टडी करो। इसके पीछे, रेसलर के पीछे क्या चल रहा है, बैक ऑफ द स्टेज क्या चल रहा है, वो पेरेंट्स ने और कोचेस ने जाके देखना चाहिए। और दूसरी बात, एक बात हो गई पेरेंट्स की, दूसरी बात अपने यहाँ पे कोचिंग में जो चेंजेस आने चाहिए ना, वो नहीं हो रहे। मुझे बताओ, एनआईएस में कितनी जगह रहती है एडमिशन में हर साल अच्छा कोच बनने के लिए? 50 जगह रहती है। सही है। 50 में से 45 जगह हरियाणा, यूपी, दिल्ली की होती, और 5 जगहों पे हैदराबाद का एकाध होगा, महाराष्ट्र का एकाध होगा, कर्नाटक का एकाध होगा। 50 सीट में हैदराबाद के नहीं है, तेलंगाना तो सेलेक्ट नहीं हो रहे। मैं वही बोल रहा हूँ ना, तो आपका स्टेट कैसे आगे बढ़ेगा? अच्छा रेसलिंग करने के लिए अच्छा कोच चाहिए, वो आदमी ही नहीं बन रहे आपके पास, तो कैसा बच्चा बढ़ेगा? और इतना सारा नॉलेज उनके पेरेंट्स को है, जितना एनआईएस कोच को भी नहीं होता, उतना पेरेंट्स को ही ज्यादा नॉलेज है। तो ये बात हम इग्नोर कर देते हैं कि नहीं, हमें सुविधा नहीं मिली, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। महाराष्ट्र के खशाबा जाधव इधर मिट्टी में खेलते थे, ओलंपिक में मैट पे मेडल लेके आए। तो उन्होंने बोला कि मुझे सुविधा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। जो सोने के गद्दे थे वो डाल के वो ट्रेनिंग करते थे। तो प्रयास राइट वे में हो ना, और सुविधा भी ना हो, तब काम चलता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सब देने के लिए तैयार है, सुविधा, टाइम देने के लिए कोई तैयार नहीं है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और महंगा है। पेरेंट्स भी आते हैं, पहलवान जी ये लो आपको सौंप दिया, आप जो देखो वो करें। मैंने जैसे बोला कि अभी मोबाइल मत यूज करो, तो पेरेंट्स उसको मोबाइल देंगे और मुझे फोन करके बोलेंगे कि पहलवान जी वो मोबाइल दिया है तो आप निकाल लो। तो ये क्या बात हुई ना? नहीं, समझ में नहीं आई। जैसे मेरे अखाड़े में मोबाइल रखने के लिए अलाउ नहीं है। हाँ जी। तो मैंने एडमिशन के टाइम बोल दिया कि ये मोबाइल मत रखो। तो बच्चा उनको जिद करके ब्लैकमेल करता है। अच्छा। कि आपने मोबाइल दिया, मैं चोरी से रख लूंगा, आपने दिया जब भी मैं रखूंगा। तो वो क्या करते हैं कि उसको मोबाइल दे देते और मेरे को बोलते पहलवान जी उसको दिया है, आप निकाल के लो। तो ये तो बात गलत है ना।
तो पेरेंट्स के समझ में नहीं आ रहा उनका रोल क्या है। और मैं बोल बोल के थक गया कि आपका रोल जो है ना वो आप कर नहीं रहे हो इसके हिसाब से। और फिर क्या होता है पहलवान जी, आपके पास 2-3 साल रखा, क्या हुआ ये? रिजल्ट। मैं तो फिर बात ही नहीं करता। फिर मैं एक ही बार बात करूंगा और दूसरी बार गलत हो गया तो बोलूंगा गलत हो गया, फिर वो गलत करे ना करे, रखे लेके जाए, क्या कर सकता है क्या आदमी? बहुत डिसिप्लिन होता है, चाहिए होता है रेसलर एक अच्छा बनने के लिए। और जो भी अच्छे स्पोर्ट्समैन है ना, वो खुद इस चीज को, मतलब ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, ये कुछ भी नहीं है, इसको तो ऐसी मतलब पास भी नहीं रखते। ये तो एक, इससे भी कई कई ज्यादा व्रत होते हैं, जैसे बात नहीं करूंगा, हंसूंगा नहीं, बोलूंगा नहीं, ये भी कर मायने लेते थे रखते, आदमी, इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। वो आपकी पेशेंस को इम्प्रूव करते हैं ना। पेशेंस भी बहुत अच्छी चीज है ना जो रेसलिंग में। तो कई ऐसी छोटी छोटी चीजें वो जो आपको डेवलप करती है, वो तो किसी को पता भी नहीं है। बड़ों से क्यों बात करते हैं अच्छे से, पैर क्यों छूते हैं, ये सब जो रेसलिंग में है ना, वो किसी गेम में नहीं है। लेकिन ये सब चीजें जो रेसलिंग में बनाई है ना, वो बहुत मायने रखती है आपको पॉजिटिविटी में रखने के लिए, और इम्प्रूव करने के वास्ते। आपको आध्यात्मिक ऊर्जा देने के लिए। तो ये चीज तो कोई समझ नहीं रहा। तो चलो ठीक है, जिसको समझ में आए वो पहलवान बने, और जिसको नहीं समझ में आए वो पहलवान बने, तो वो थोड़ी देर के लिए बनता है फिर वो खुद ब खुद ही बाहर चला जाता है। सही लेकिन है। कांस्टेंट रहना बहुत बड़ी बात है, जो किसी को भी नहीं आ रही। बने रहो, आपका इंजरी होने के बाद भी बने रहो। योगेश्वर दत्त बहुत बड़ा एग्जांपल है, घुटने के कितने ऑपरेशन हो लिए, उसके बाद भी ओलंपिक खेल गए, मेडल लाया। 2004 से खेल रहे हैं ओलंपिक, 2004, 8, 8, 12 में 12 मेडल। मेडल लगातार। तीसरा ओलंपिक खेलना बोले तो 12 साल तो यही हो गए। हाँ और जी। 12 साल पहले होंगे छोटा में, 20 साल तो पहलवानी के, 20 साल में कई बार टूटे होंगे, नेशनल में हारे, ये हुआ है, लेकिन मेडल लाए। तो ऐसी बहुत चीजें जो पहलवानी डेवलप कर सकती है, लेकिन हमारे पास एक्सपर्ट कम हो रहे हैं ना। तो वो भी एक रीजन है कि पहलवानों का इंटरनेशनल लेवल का स्तर कम हो गया, रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट नहीं आ रहा। पहलवान जी, जैसा आप हर चीज के बारे में इतना अच्छा एक्सप्लेन करे, नेक्स्ट जनरेशन के क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन के वास्ते पहलवान जी? क्या है, पहले तो मैं अभी ये सोचता हूँ कि एडवाइस देना है कि नहीं देना है, क्योंकि सबको स्किप करने की आदत हो गई। हाँ जी। 1-2 सेकंड में ऑब्जर्व करेंगे और स्किप करेंगे। तो ऐसे में एडवाइस क्या दूं? और जब अब मैंने तो ये तय कर लिया कि कोई अगर अपने प्रति पूरा समर्पण है तो उसी को एडवाइस करो, वरना अपना मुंह बंद रखो, टाइम मत दो उसको। सही है। फिर भी आपका चैनल हैदराबाद तेलंगाना बहुत ज्यादा है, मैं सुना हूँ, लाइफ ऑफ पहलवान। तो एडवाइस तो अपना ये पूरा इंटरव्यू सुने और ले ले उसमें से। और क्या बताऊं, मैं इतनी डिटेल तो बता चुका हूँ, और पेरेंट्स के लिए भी बता चुका हूँ, कोच के लिए भी बताओ, तो 1-2 सेंटेंस में तो नहीं दे सकता एडवाइस। सही है। आप पूरा एपिसोड देख लो। पहलवान जी, जैसा महाराष्ट्र पुणे में आपका अखाड़ा है, हाँ, तो अखाड़े में हमारे हैदराबाद के वालों को एडमिशन कैसा है, क्या है, आप बोल सकते हैं क्या पहलवान? मैंने क्या बोला था, पहला हैदराबाद के बारे में मेरा सेंटेंस था कि बहुत ही प्यारे आदमी है। जितने भी मेरे दोस्त थे, हमारे अखाड़े के पहले कोच हैदराबाद के थे, उमेश कुमार, जो पहले एनआई से, मतलब हमारे अखाड़े के पहले कोच, जिन्होंने हमारे अखाड़े का बेस बनाया, और जो बच्चों का बेस बनाया वो अभी इंटरनेशनल बच्चे। उमेश कोच साहब। हाँ, उमेश कोच साहब। तो ये बड़ी बहुत उपलब्धि आपके हैदराबाद के लिए कि उन्होंने महाराष्ट्र के बच्चे का बेस बना के, फिलहाल बाद में तो वो साई में चले गए हमें छोड़ के, अच्छे के लिए गए, लेकिन बेस हमारे जो अभी इंटरनेशनल नेशनल बच्चे उन्होंने बनाया। जो हम बोलते ना पहलवानी में कि लंगोट बांधना मेरे यहाँ पे सिखाया, तो वैसे बच्चों को उन्होंने अच्छे बेसिक करवाया उनका। जैसा मेरा बेसिक 1 साल अच्छा होने से मेरा मूवमेंट वगैरह अच्छा बन गया था, तो उस हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग यहाँ पे मेरे पास, शायद पहले 2-3 साल थे, 3 साल तो थे, बहुत अच्छा। और हैदराबाद के आदमियों के लिए मेरे मन में और बहुत
बहुत जगह है, बहुत अच्छा भी है। मेरे दोस्त भी है, अभिमन्यु है वो, और दो पहलवान है हेवी वेट के, और कई पहलवान हैदराबाद के मेरे साथ भी थे, और सारंग सर के भी पास थे। तो बहुत प्यारे लोग हैं मेरे। अभी भी एक पेरेंट्स यहाँ पे शिफ्ट हो गया हैदराबाद से, यहाँ पे रह रहे हैं। हम्म। हाँ, तो उनके बच्चे को अभी अच्छा, अनुराग करके बच्चा है उसका, बहुत ही अच्छा स्किल है। उसके फादर और मदर यहाँ आके रह रहे, तो वो भी पूरा ध्यान दे रहे, उसके परफॉर्मेंस भी अच्छे हैं। 1-2-3 साल में उसका अच्छा नाम होगा नेशनल लेवल पे भी। तो मेरा तो प्रयास है, कर्नाटक हो, हैदराबाद हो, महाराष्ट्र हो, ये बच्चे आगे बढ़े, एमपी के हो। अपने आगे नॉर्दर्न वाले बहुत 15-20 साल आगे चले गए, हम्म। तो वो 15-20 साल अपने को कवर करने करना के है। लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत कोचेस की और पेरेंट्स की। बच्चे को तो अपनी उम्र के हिसाब से अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं रहता। सही है। आप उसको जैसे कराओगे वो कराएगा, लेकिन कराने वाले अच्छे हो, हैदराबाद हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, ट्रेनिंग देने वाले अच्छे हो। क्या होता है कि बहुत जनों को लगता है मैं उस्ताद बनूं, लेकिन उस्ताद बनने के लिए जो चाहिए वो उनमें है क्या, नहीं होता है। और उनकी वो भी आदत नहीं कि मेरे से अच्छा एक आध है तो उसके पास मेरा बच्चा लेके जाओ, वो भी नहीं है। अपने पास ही रखना है और अपना ही ज्ञान देना है। बेशक वो स्टेट में 4 बार आ रहे, फिर उसको भी पता नहीं चलता कि नहीं यार, मुझे इसको और कई अच्छी जगह लेके जाना चाहिए। तो वो चीज उस पर थोड़ा सा फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों का, क्योंकि रेसलिंग में उतने अमीर घर के बच्चे नहीं है। तो ये एक, वो भी एक फाइनेंशियल रीजन भी है कि जो परफॉर्मेंस नहीं देते। पंजाब में, हरियाणा में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है कि आदमी अपनी बेटी के लिए 5 एकड़ जमीन बेच के खुराक के पैसे इकट्ठा करके उसको पहलवानी करता है। इतना डेयरिंग उन आदमियों में, इतना डेयरिंग हमारे इधर नहीं आएगा कि मैं 5 एकड़ भी बेच के उसके पहलवानी के खुराक में लगा के उसका इंटरनेशनल मेडल आ जाएगा जब मुझे सरकार से पैसा मिलेगा और मेरी बेटी को नौकरी मिलेगी। इतना रिस्क लेते हैं क्या महाराष्ट्र वाले? मैंने तो खुद मेरे अखाड़े में अनाउंस किया था कि पेरेंट्स को बोले मेरे से एग्रीमेंट करे, इसका पूरा खर्चा हम करेंगे, जीतने के बाद पूरा जो प्राइज मनी होगा वो हमें मिलेगा। एक भी पेरेंट सामने नहीं है। इतना भी डेयरिंग नहीं है कि हम खर्चा कर रहे हैं बच्चे का, हमारे साथ आके एग्रीमेंट करिए। हमें दिखता है ना कि ये बच्चे में अच्छा टैलेंट है, फिर उससे हमें एग्रीमेंट करना चाहिए। पैसे हम लगाए शुरू के, और बाद में हमने आपको मेडल देने के बाद आप वो पैसे से हमारी रिटर्न कर दो। तो वो रिस्क भी नहीं ले रहे अपने पेरेंट्स। तो मतलब जो करना है वो ऐसा वैसा नहीं करना है, करना है तो पूरा 100% देने के लिए करना। सही है भैया। ये वीडियो में अपने पहलवान जी इतनी अच्छे अच्छे चीज़ें समझाए। हकीकत में ये वीडियो पहलवान से ज़्यादा पेरेंट्स देखना चाहिए। हर चीज़, एक पहलवान को कितना पेरेंट्स से सपोर्ट होना, पहलवान कैसा तैयारी होना, हर चीज़ के बारे में, नॉलेज के बारे में अपने अमूल बुछड़े जी बहुत अच्छे से समझाए। ऐसा नहीं कि घी में, हाँ, दूध में 10 चम्मच घी डालो, ये बात नहीं बोले ना। प्रैक्टिकल जो पढ़े लिखे बंदे कैसा बात करते वो तरीके से वो प्रैक्टिकली समझाए। ऐसे नॉलेजेबल बंदे मिलना बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में पहलवानी में। पहलवान जी बहुत बहुत शुक्रिया, आज मेरे को पूछते कि टाइम देखे, आप मेरे को वीडियो दिए, आपका इतना हार्ड टाइम में भी बहुत बहुत शुक्रिया पहलवान जी। थैंक यू।